अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। वह 221.7 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि मनु भारत को पहला पदक दिला सकेंगी। शनिवार को क्वालिफिकेशन राउंड में मनु भाकर ने 580 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहकर फाइनल में अपने लिए जगह बनाई थी। आपको बता दें कि इस जीत से पेरिस खेलों में देश का खाता तो खुला ही है और साथ ही निशानेबाजों का 12 साल का इंतजार खत्म हुआ है। दरअसल भारत ने पिछली बार ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक 2012 लंदन ओलंपिक में जीता था, जहां रैपिड फायर पिस्टल निशानेबाज विजय कुमार और 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज गगन नारंग ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक जीता था। भारत के खाते में पहला मेडल आने के बाद मनु भाकर को देश भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वह निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनकी उपलब्धि कई खिलाड़ियों, विशेषकर महिलाओं को प्रेरित करेगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी झज्जर की रहने वाली 22 वर्षीय भाकर को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि आखिरकार वो सपना सच हुआ जिसकी उम्मीद पूरे देश को हरियाणा की धाकड़ बेटी मनु भाकर से थी। देश की नाज महिला शूटर मनु भाकर ने पेरिस में अपना दम दिखा दिया है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल इवेंट में देश के लिए कांस्य पदक जीता। 22 साल की मनु भाकर ने आज वो कर दिखाया है जिस पर पूरे देश और हरियाणा प्रदेश को गर्व है। हर हरियाणवी का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है। हरियाणा की दमदार और साहसी बेटी को बहुत बहुत बधाई। मनु भाकर के पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, एक ऐतिहासिक पदक, बहुत बढ़िया मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने के लिए बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि यह सफलता और भी खास है क्योंकि वे भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा, एक अविश्वसनीय उपलब्धि। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा कि पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत को अपना पहला पदक जीतते देखकर गर्व हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज हमारी बेटियों ने हमें एक शानदार शुरुआत दी है। उन्होंने कहा कि आगे भी बहुत कुछ होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आज रविवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट CUET के नतीजे जारी कर दिए हैं। एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर बताया कि एजेंसी ने CUET का एग्जाम हाइब्रिड मोड में आयोजित कराया था, यानी छात्रों के पास परीक्षा देने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर पेन पेपर मोड दोनों का ही विकल्प मौजूद था। एनटीए ने CUET का ये टेस्ट 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 और 29 मई 2024 को आयोजित कराया था। इस टेस्ट में कुल 13.48 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। एनटीए के मुताबिक अगर परीक्षार्थी को रिजल्ट को लेकर कोई शिकायत दर्ज करानी है तो वो 24 घंटों के भीतर rescuetug@nta.ac.in पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करने के बाद एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं और इसके लिए वह एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इस जनसम्मान यात्रा की जानकारी देते हुए एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने रविवार को बताया कि अजीत पवार के नेतृत्व में जनसंवाद यात्रा नासिक से शुरू की जाएगी। नासिक में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुनील तटकरे ने राज्य में महिलाओं, युवाओं और किसानों को कवर करने वाली 1 लाख करोड़ रुपए की कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने का श्रेय अजीत पवार को दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे नए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उनको बधाई देते हुए लिखा कि अति वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी के यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की कन्नौज सीट पर जीतने के बाद अखिलेश संसद चले गए। इसलिए अब अखिलेश की जगह उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी माता प्रसाद पांडे निभाते नजर आएंगे। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सोमवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 29 जुलाई की कॉज लिस्ट के अनुसार जस्टिस PR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग में हुए हादसे पर दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर अतुल गर्ग का कहना है कि करीब 7:12 पर हमने दमकल की 5 गाड़ियां भेजी थी, लेकिन जब तक गाड़ियां वहां पहुंची बेसमेंट में पानी भर गया था। अतुल गर्ग ने कहा कि जो भी पानी पंप के जरिए सड़क पर फेंका जा रहा था वो वापस बेसमेंट में चला जा रहा था। उन्होंने बताया कि जब सड़क का पानी थोड़ा कम हुआ तब जाकर बेसमेंट से पानी बाहर निकाला जा सका। उसके बाद हमें वहां 3 बच्चों के शव मिले। इसके अलावा बिल्डिंग को फायर NOC दिए जाने के सवाल पर अतुल गर्ग ने कहा कि इस बिल्डिंग को फायर मापदंडों के हिसाब से NOC दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया। हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इनका NOC रद्द करेंगे और हम दूसरी अथॉरिटीज से भी इन पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर अब तक सामने आ रही जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार कोचिंग सेंटर मालिक और कोऑर्डिनेटर की पहचान अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह के रूप में हुई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या दिल्ली में कानून अपना काम नहीं कर रहा। उन्होंने समाचार एजेंसी PTI से कहा कि बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई। यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि यह मानव के द्वारा बनाई गई त्रासदी है। दिल्ली में दूसरे राज्यों से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन क्या यह देखा जा रहा है कि जो ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इनका ढांचा कानूनी तौर पर सही है? पानी के निकलने का क्या प्रबंधन है? क्या MCD इन सबको देख रहा है? पवन खेड़ा ने कहा कि ये वो सवाल हैं जो इस हादसे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पिछले हफ्ते भी दिल्ली में करंट लगने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई थी। क्या पढ़ने आ रहे बच्चों को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे पर उपराज्यपाल VK सक्सेना की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने X पर लिखा कि मैंने संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक घटना के हर पहलू को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हालांकि प्रशासन की उदासीनता और कोचिंग संस्थान चलाने वालों के आपराधिक कदाचार के कारण खोए गए अनमोल युवा जीवन को कोई भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उनके दोषियों को सजा दी जाएगी। दिल्ली कोचिंग सेंटर की घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली के एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मृत्यु की घटना हृदय विदारक है। दिवंगत आत्माओं एवं शोकाकुल परिजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। यह लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा है कि जो बच्चे दूर दूर से यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं उनकी जिंदगी भी उनसे छिन रही है। प्रियंका ने कहा कि यह आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि जिन इलाकों में प्रतियोगी छात्र रहते हैं वहां से हर वो निर्माण, हर गतिविधि जो अवैध और जानलेवा है उसे दुरुस्त करना चाहिए। कल शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, जिसे लेकर विपक्षी दलों के बयान आने जारी हैं। अब इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल CPIM ने दावा किया कि केंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से इनकार कर दिया
और इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए वे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में सीपीआईएम नेता महबूब आलम ने विशेष पैकेज पर भ्रामक दावों के लिए एनडीए की आलोचना की और अगले महीने विरोध मार्च निकालने की भी घोषणा की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने अपने केंद्रीय बजट के जरिए पूरे देश का बहिष्कार किया है। गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ सरकार बचाने और 2-3 बड़े उद्योगपतियों की मदद करने में है और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक में भाजपा का बहिष्कार किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर और लाचार हैं। उन्हें पता है कि अगर वे सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश नहीं रखेंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी और खुद को बचाने के लिए उन्होंने देश के बाकी हिस्सों को धोखा दिया है, उनकी अनदेखी की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा। भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है ताकि भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा सके। शुक्रवार को यह विधेयक पेश करते हुए रवि किशन ने कहा कि वह इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा का मतलब अश्लील गाने नहीं है, बल्कि इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य है जिसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। भाजपा सांसद ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि बहुत से लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं। यह हमारी मातृभाषा है। मैं इस भाषा को बढ़ावा देना चाहता था क्योंकि इस भाषा में फिल्म इंडस्ट्री भी चलाई जा रही है और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के रामभुवाल निषाद से हार का सामना करने के बाद भाजपा नेता मेनका गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने अदालत में सपा सांसद रामभुवाल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है। मेनका गांधी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि समाजवादी पार्टी सांसद रामभुवाल निषाद के ऊपर कुल मिलाकर 12 आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि चुनावी फॉर्म 26 भरते हुए उन्होंने सिर्फ 8 आपराधिक मामलों की बात कही है। बीजेपी नेता ने अपनी याचिका में कहा कि आपराधिक केसों का खुलासा न करना एक भ्रष्ट आचरण को दिखाता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत ऐसा करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ इसी आधार पर सुल्तानपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी सांसद का चुनाव शून्य करने योग्य है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा सांसद रामभुवाल निषाद ने सुल्तानपुर सीट से तत्कालीन भाजपा सांसद मेनका गांधी को 43,174 वोटों के अंतर से मात दी थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।